नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 10th लेसन पढ़ रहे थे किशोरावस्था की ओर। कल बच्चों हमने मानव में जनन काल की अवधि के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर हमने कल रजो दर्शन के बारे में, रजो निवृत्ति के बारे में पढ़ा था, ऋतुस्राव के बारे में पढ़ा था। आज बच्चों हम संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, यदि हम बात करें कि जो निषेचित अंडाणु होता है, जिसे हम युग्मनस कहते हैं, है ना। शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, इनके संलयन की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं और इससे ही युग्मनस बनता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। अब ये जो युग्मनस होता है, ये युग्मनस ही जो होता है शिशु में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है ना। अब क्या होता है कि जो निषेचित अंडाणु होता है, इसके अंदर धागे के समान जो है पतले पतले गुणसूत्र पाए जाते हैं और ये गुणसूत्र जो होते हैं ये लिंग निर्धारण में विशेष भूमिका जो है वो निभाते हैं। पहले हमने ये भी पढ़ा था कि गुणसूत्र जो होते हैं वो जीन के धारक होते हैं और यही गुणसूत्र जो होते हैं आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हमने केंद्रक की संरचना पढ़ी थी तो हमने उसके अंदर देखा था कि केंद्रक कोशिका के अंदर जो है केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर जो है दागीनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। ये गुणसूत्र जीन के धारक होते हैं और यही गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो अब देखो, ये जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों की यदि हम बात करें तो मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़ी, है ना। अब 23 जोड़ी गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। समझ में आया? तो मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी। इसमें से लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। अब देखो, यदि हम मेल की बात करें, इसमें मेल और फीमेल में अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। यदि हम नर की बात करें या पुरुष की बात करें तो पुरुष के अंदर जो 2 गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र, वो एक होता है एक्स और एक होता है वाई। समझ में आया? और यदि हम महिला की बात करें या फिर स्त्री की बात करें तो उनके अंदर जो ये 2 गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र, वो होते हैं एक्स एक्स। समझ में आया? आया समझ में? तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर कॉमन रूप से तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसमें से 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो कि पुरुष के अंदर तो दोनों अलग अलग है, एक्स और वाई, और महिला के अंदर, स्त्री के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ध्यान दो कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। कि जब पुरुष के शुक्राणु से एक्स गुणसूत्र जब महिला के एक्स गुणसूत्र के साथ संलयन करता है या फिर संयोजित होता है, तो इससे उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है वो क्या कहलाती है? लड़की कहलाती है। समझ में आया? और जब पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र के साथ संयोजित होता है तो इससे उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो क्या होगा? लड़का होगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि भाई लड़की के अंदर जो है, महिला के अंदर एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं, पुरुष के अंदर एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। अब पुरुष का एक्स गुणसूत्र जब महिला के एक्स गुणसूत्र के साथ संलयन करता है या संयोजित होता है तो इससे उत्पन्न होने वाली संतान लड़की। और जब पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र के साथ संयोजित होता है तो इससे उत्पन्न होने वाली संतान जो होगी वो क्या होगा? लड़का होता है। तो इस प्रकार से मनुष्यों के अंदर जो है संतति के अंदर लिंग निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हमेशा जो है इसके लिए अगर लड़की हो जाती है किसी परिवार के अंदर तो इसके लिए हम उत्तरदायी किसको ठहराते हैं? महिला को ठहराते हैं। जबकि इसके अंदर महिला का कोई रोल नहीं है ना। इसके अंदर टोटली पुरुष का ही रोल होता है, क्योंकि महिला के अंदर तो दोनों ही गुणसूत्र एक्स एक्स है ना। जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र के साथ संयोजित होगा तो लड़की होगी। इसके अंदर दोष महिला का नहीं है ना। इसके अंदर दोष पुरुष का होता है। लेकिन हमेशा हम उत्तरदायी किसको ठहराते हैं? महिला को ठहराते हैं, जो कि बहुत ही गलत धारणा बनी हुई है। तो इस गलत धारणा को हमें जो है हटाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। अब आप कर सकते हैं। इसके अंदर प्रश्न भी बनता है कि जो है मनुष्य के अंदर कुल जो है कितने जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अंदर दो जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसके अंदर महिला के अंदर एक्स एक्स होते हैं और पुरुष के अंदर एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग निर्धारण में रोल होता है पुरुष का, महिला का कोई रोल नहीं होता है ना।
अब चलते आगे। अब देखो लिंग हार्मोन के अलावा क्या और भी हार्मोन्स पाए जाते हैं मनुष्यों के अंदर? बिल्कुल सही है। अभी तो हमने लिंग हार्मोन के बारे में ही पढ़ा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन के बारे में पढ़ा। लेकिन इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां मनुष्य के अंदर पाई जाती है और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। कल हमने बच्चों थोड़ा सा ये भी पढ़ा था कि पीयूष ग्रंथि जो होती है, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, ये हमारे शरीर की अन्य ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं उन सभी के ऊपर कंट्रोल करने का कार्य करती है। अब ये पीयूष ग्रंथि जो होती है, वैसे तो वृद्धि हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन ये स्रावित करती है, लेकिन ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है इसके अलावा भी ये कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। हाँ तो बच्चों, तो हम देख रहे थे कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो क्या करती है, वृद्धि हार्मोन तो स्रावित करती है, इसके साथ साथ ये अन्य हार्मोन भी स्रावित करती है, जो कि हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे स्रावित होने वाले विभिन्न हार्मोनों पर भी ये नियंत्रण रखते हैं। समझ में आया? अब पीयूष ग्रंथि की यदि हम बात करें तो वृद्धि हार्मोन जो होता है वो क्या कार्य करता है? वृद्धि हार्मोन की बात करें तो ये वृद्धि हार्मोन के कारण ही जो है किशोरावस्था के अंदर बालकों की और बालिकाओं की जो है लंबाई में वृद्धि होती है। जब पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है या ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है तो उससे बच्चे जो होते हैं वो अधिक लंबाई में वृद्धि करते हैं। लेकिन जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जब ग्रोथ हार्मोन का कम स्राव करती है तो उससे क्या होता है कि बच्चों की लंबाई में वृद्धि थोड़ी रुक जाती है। तो बच्चों की लंबाई में जो वृद्धि होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन के कारण होती है। समझ में आया? अब चलते आगे। और भी कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, जैसे कि हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे गले के अंदर पाई जाती है। ये थायराइड ग्लैंड जो गले में पाई जाती है ये भी एक प्रकार का थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है बेटा। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, जब हमारे गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरॉक्सिन का हार्मोन को स्रावित करना जब बंद कर देती है तो इससे क्या हो जाता है, इसकी कमी से गाइटर नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? गाइटर नामक रोग हो जाता है, जिसे हम हिंदी में गलगंट रोग भी कहते हैं। प्रश्न आपके अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, उसकी कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, है ना? तो हम बता सकते हैं ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है और इसकी कमी से होने वाला रोग गाइटर है। इसके साथ साथ देखो हमारे शरीर के अंदर अग्नाशय ग्रंथि भी होती है ना? आमाशय के जस्ट पास में अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। अब ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये भी जो है इंसुलिन का स्राव करती है। अब जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है तो इससे हमें जो है डायबिटीज़ या मधुमेह नामक रोग जो है हो जाता है। समझ में आया? इसके साथ ही इसके नीचे ही हमारे जो है एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है ना? जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है ये भी एक प्रकार का एड्रिनलिन हार्मोन जो है स्रावित करती है और ये एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, देखिए ये जब हमें, आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है या फिर कभी चिंता हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा हर्ष हो जाता है ना? या उत्तेजना हो जाती है, उत्सुकता हो जाती है, तो ये सभी इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर के अंदर, ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित एड्रिनलिन हार्मोन के कारण होते हैं। समझ में आया? इसके साथ-साथ ये जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, ये क्या करती है? रुधिर में नमक की मात्रा को भी संतुलित करती है। ब्लड के अंदर सॉल्ट की मात्रा को, नमक की मात्रा को ये नियमित बना के रखती है और उसकी मात्रा को संतुलित बना के रखती है। तो अब ध्यान रखना कि जब भी आपको कभी गुस्सा आता है या चिंता होती है या हर्ष होता है ना? या उत्सुकता होती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर एड्रिनल ग्लैंड जो है एड्रिनलिन का स्राव ज़्यादा मात्रा में कर रही है। तभी ये जो है परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, है ना? और जैसे ही हमें थोड़ी देर के अंदर, थोड़ी देर के बाद गुस्सा बंद हो जाता है ना? क्रोध एकदम से बंद हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होना फिर बंद हो जाता है या उसका स्राव कम होता है तो ऑटोमेटिक क्रोध जो है कम हो जाता है, गुस्सा कम हो जाता है ना? तो ये जो परिवर्तन होते हैं एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित एड्रिनलिन हार्मोन के कारण होते हैं। और अब चलते आगे। अब चलते हैं बच्चों कायंत्रण के बारे में यदि हम देखें तो हमने विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में पहले भी पढ़ा है। जैसे रेशम कीट की बात करें, रेशम कीट है, मेंढक है, इनके जीवन चक्र के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो है रेशम कीट भी जो है अंडे देता है, फिर इससे एली बनती है जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं। फिर ये जो है एक प्रोटीन स्रावित करता है, अपने मुंह से एक प्रोटीन पदार्थ निकालता है जो इसके चारों तरफ एक कवच बनाता है ना? जिसको हम प्यूपा अवस्था कहते हैं और इसी से हमको रेशम प्राप्त होता है।
फिर इस प्रकार से उस प्यूपावस्था के अंदर ही फिर कोकून बनता है इससे, और फिर उसी के अंदर जो है जीव का विकास होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अंडे से लेके टेडपॉल, टेडपॉल से कैटरपिलर, कैटरपिलर से फिर जो है रेशम कीट का विकास किस प्रकार से होता है। और इसी प्रकार से हमने मेंढक के अंदर भी देखा कि मेंढक के अंदर जो है अंडे होते हैं, फिर अंडे से जो है आरंभिक टेडपॉल बनता है। फिर हमने देखा कि इसके बाद विकसित टेडपॉल बनता है, जिसके अंदर हाथ पांव आदि बनने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा विकसित होने लगता है, शरीर के अंग जो है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि टेडपॉल से वयस्क मेंढक बनने तक विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हमने देखे। और ये जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए या विभिन्न चरणों से होकर के जो हम गुजरे, है ना, मेंढक के टेडपोल से लेकर के और वयस्क मेंढक बनने तक विभिन्न चरणों से जो गुजरा जाता है या विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। या फिर हम शॉर्ट में इसको कह सकते हैं कि लार्वा से वयस्क बनने तक के जो परिवर्तन है वो क्या कहलाते हैं, कायांतरण कहलाते हैं। अब देखो, कीटों में भी कायांतरण का नियंत्रण जो होता है एक विशेष प्रकार के हार्मोन के द्वारा होता है, जिसको हम कहते हैं कीट हार्मोन। क्या कहते हैं, कीट हार्मोन कहते हैं। अब देखो, मेंढक के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है, तो मेंढक के अंदर भी थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है ना। तो यदि जल के अंदर आयोडीन की मात्रा कम होगी, जिस जल के अंदर मेंढक रहते हैं वहां पर यदि जल में आयोडीन की मात्रा कम है तो इसका इफेक्ट मेंढक पर पड़ेगा, और उनकी थायराइड ग्लैंड जो होगी वो ठीक ढंग से उनको आयोडीन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण वो थायरॉक्सिन का स्राव नहीं कर पाएंगे। और यदि वो थायरॉक्सिन का स्राव नहीं कर पाएंगे तो मेंढक का विकास होने में जो है वो समय लग सकता है, या फिर मेंढक का विकास ठीक ढंग से नहीं होगा। सॉरी। इस प्रकार से हमने देखा, चलें आगे, कि व्यक्ति का कायिक और मानसिक, हाँ अब चलते हैं बच्चों, जैसे ये तो हमने देखा कायांतरण किसे कहते हैं। अब हम पढ़ रहे बच्चों कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य की बात यदि हम देखें तो व्यक्ति का कायिक और मानसिक विसंगति युक्त होना क्या कहलाता है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। अब किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसको किस चीज की आवश्यकता होती है, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, ऑब्वियस है। और संतुलित आहार किसे कहते हैं, कि ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। जिसके अंदर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, रुक्षांश हो, सभी प्रकार के जब पोषक तत्व यदि संतुलित मात्रा में भोजन के अंदर या आहार के अंदर सम्मिलित है तो उस भोजन को हम क्या कहेंगे, संतुलित भोजन कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए उसको संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, साथ साथ साफ सफाई का भी नियमित रूप से ध्यान रखना चाहिए, और उसको शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। तभी हम उस व्यक्ति को एक स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं, है ना। सिर्फ संतुलित भोजन से ही कुछ नहीं होगा। यदि वो व्यायाम नहीं कर रहा है या फिर उसके आसपास का एटमॉस्फेयर क्लीन नहीं है, वो साफ सफाई से नहीं रह रहा है, तो फिर वो कैसे स्वस्थ रह सकता है, नहीं रह सकता है ना। तो हमें इन सभी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि व्यक्ति को स्वस्थ रखना है तो हम तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे, तभी किशोरावस्था के अंदर किशोरों का विकास भी ठीक ढंग से हो पाएगा, है ना। यदि उनको संतुलित आहार मिलेगा, प्लस वो ठीक ढंग से एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, प्लस उनके आसपास का एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा, वो स्वयं जो है अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, तो वो स्वस्थ रहेंगे और उनका विकास ठीक ढंग से होगा। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। इसके साथ साथ हमने लिंग हार्मोन के अलावा और कौन कौन से हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। इसके साथ साथ मेंढक के अंदर कायांतरण की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। और इसके साथ साथ हमने जो है स्वास्थ्य के बारे में भी अध्ययन किया। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।